ओके बेटा, सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमारा टॉपिक है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मीनिंग देखेंगे क्या होता है, और इसकी मल्टीपल टाइप्स कौन सी होती हैं उनको भी हम कंसीडर करेंगे, और उनके क्या मीनिंग्स होते हैं और क्या पॉसिबल एग्जांपल्स हो सकते हैं। गॉट इट। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है कि व्हेन वी इंक्रीज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन और लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ द इंडस्ट्री, देन एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितनी कॉस्ट आ रही है। अगर आप लैपटॉप प्रोड्यूस करें, लेट से अगर आप लैपटॉप बनाते हैं, 10 लैपटॉप्स आप बनाते हैं, ठीक है। सो 10 लैपटॉप्स को बनाने की जो टोटल कॉस्ट आपको आ रही है, लेट से वो आ रही है $2000 आ रही है, ठीक है। आपने कितने लैपटॉप्स बनाए? 10 लैपटॉप्स बनाए, तो 2000 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो एक लैपटॉप ने कितना कॉस्ट किया आपको? $200 कॉस्ट किया। तो दिस इज एवरेज कॉस्ट, और ये एवरेज कॉस्ट अगर $200 से नीचे जाना शुरू हो जाएगी तो इसको हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल का नाम देंगे। ओके, सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल लार्ज स्केल प्रोडक्शन का बेनिफिट होता है, और ये लॉन्ग रन में अचीव होता है। गॉट इट। सो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि वन इज एवरेज कॉस्ट decreases with the rise in output. If quantity increases, average cost falls, and this happens in the long run. शॉर्ट रन का फिनोमिना नहीं है, याद रखें। इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमें शॉर्ट रन में अचीव कभी नहीं होती, लॉन्ग रन में होती। ओके बेटा, सो उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल की फर्दर टाइप्स के बारे में। राइट। दो टाइप्स होती हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल की, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और वो दो टाइप्स क्या होती हैं? वन इज कॉल्ड इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। I'm using EOS for economies of scale. So internal economies of scale, and the second one is external economies of scale. अब इनका क्या मीनिंग है ये भी सेपरेटली आपको पता होना चाहिए। इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है कि व्हेन एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ फर्म इटसेल्फ। राइट। सो इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है कि एवरेज कॉस्ट फॉल्स due to the rise in output of the firm itself, right? Firm itself. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई बिजनेस है, आपने अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया, उसके स्केल ऑफ आउटपुट को बढ़ाया, उसकी वजह से अगर आपको बेनिफिट हुआ कि आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो गई, तो दैट वुड बी इंटरनल इकोनॉमी ऑफ स्केल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका स्कूल है, पहले एक ब्रांच थी, अब आपने दो ब्रांचेस बना ली, राइट। अब तीन बना ली, चार बना ली, बढ़ाते जा रहे हो, उसकी वजह से पर यूनिट कॉस्ट आपको कम आती जा रही है। तो ये आपके पास क्या होगा? इंटरनल इकोनॉमी ऑफ स्केल होगा, फर्म खुद एक्सपैंड हो रही है। Got it? इसी तरह से अगर आप लेट से के कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स हैं, आपने क्या किया? पहले आप 100 कंप्यूटर्स बनाते थे एक महीने के अंदर। अब आपने सोचा नहीं, अब आपको 200 कंप्यूटर्स बनाने चाहिए। अगर 100 कंप्यूटर जब आप बना रहे थे तो एक कंप्यूटर बनाने की आपको कॉस्ट आ रही थी $200 फॉर एग्जाम्पल। जब आपने $200 बनाना लैपटॉप्स बनाना शुरू किए या कंप्यूटर्स बनाना शुरू किए, तो अब आपकी एवरेज कॉस्ट $200 की बजाय $180 पे चली गई। तो ये क्या कहलाएगा? इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहलाएगा। एंड नाउ मूविंग टू द एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल में व्हाट हैपेंस इज कि एवरेज कॉस्ट डिक्रीजेस ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ ओवरऑल इंडस्ट्री। किस वजह से होते हैं? ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री। मेरी आवाज पे ज्यादा फोकस करें अगर आपको पढ़ने में मुश्किल हो रही हो। एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री, राइटिंग पढ़ने में मुश्किल हो रही हो तो एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री और फर्म में क्या फर्क होता है? फर्म एक सिंगल बिजनेस यूनिट होता है, एंड इंडस्ट्री इज द कलेक्शन ऑफ फर्म। सारी फर्म्स को मिला के देखेंगे कलेक्टिवली, तो वो इंडस्ट्री कहलाती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी कंसीडर बीकन हाउस स्कूल सिस्टम। बेशक बीकन हाउस स्कूल सिस्टम की हजारों ब्रांचेस ही क्यों ना हो, बीकन हाउस स्कूल सिस्टम एक फर्म ही रहेगा, एक कंपनी ही रहेगा, इंडस्ट्री नहीं बनेगा। इंडस्ट्री में फिर क्या होगा? जितने भी स्कूल्स हैं ओवरऑल इन पाकिस्तान, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कलेक्टिवली देखेंगे तो वो एजुकेशन इंडस्ट्री बन जाएगी। ओके। सो ये एक चीज हमें पता चली, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल बिजनेस के अपने एक्सपैंड होने की वजह से होती हैं, और एक्सटर्नल इकोनॉमीज पूरी इंडस्ट्री के एक्सपैंड होने की वजह से होती है, दूसरी फर्म्स की वजह से होती हैं।
अब इनकी मल्टीपल हमारे पास फर्दर कैटेगरीज क्या हैं, जैसे इंटरनल इकोनॉमीज को पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल कौन कौन सी होती हैं जो हमें जनरली अचीव होती हैं जब हमारा बिजनेस बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से वी विल लुक इनटू द एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल एज वेल, कि एक्सटर्नल इकोनॉमीज कौन कौन सी होती हैं जो हमें अचीव हो सकती है व्हेन इंडस्ट्री एक्सपैंड्स। सो एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ओके, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरफ अगर हम जाएं तो सबसे पहले हमें फाइनेंशियल इकोनॉमीज मिल जाती हैं, फाइनेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एंड देन इनका मीनिंग मैं अभी आपको बताने लगा हूं, बस ये एक दफा इसको लिस्ट डाउन कर लेते हैं पहले। फाइनेंशियल इकोनॉमीज के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मार्केटिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। देन वी हैव टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एंड देन द फोर्थ वन इज रिस्क बेरिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, रिस्क बेरिंग। रिस्क बेरिंग इकोनॉमीज को हम डाइवर्सिफिकेशन भी समटाइम्स बोलते हैं। ठीक है बेटा। ओके, सो डाइवर्सिफिकेशन। ओके, and then we have purchasing economies of scale. The fifth one is purchasing economies of scale. थोड़ा सा इनके बारे में सुन लें कि इनका मीनिंग क्या है। फाइनेंशियल इकोनॉमी से हम स्टार्ट ले लेते हैं। फाइनेंशियल इकोनॉमीज का नाम फाइनेंस के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो इट मींस कि ये लोन से रिलेटेड चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी बैंक से लोन लेते हैं, अगर आपका बड़ा बिजनेस है, हैविंग गुड रिप्यूट इन द मार्केट, बैंक्स विल ऑफर यू लोन एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट रेट आपको लो मिल रहा है, मतलब कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल रहा है, कर्जा मिल रहा है, बोरो कर रहे हैं आप फाइनेंस, तो उससे आपकी एवरेज कॉस्ट कम होगी ना, क्योंकि इंटरेस्ट भी आपके एक्सपेंस में से शामिल होता है। Got it? जब आप बैंक से लोन लेते हैं जो एक्स्ट्रा पैसे पे करते हैं वो इंटरेस्ट कहलाते हैं। सो लार्ज बिजनेसेस हैविंग गुड रिप्यूट इन द मार्केट कैन गेट फाइनेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन द फॉर्म ऑफ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट और लोन। मार्केटिंग इकोनॉमीज में क्या होता है, मार्केटिंग के नाम से ही काफी ऑब्वियस है हमें कि लार्ज फर्म्स जब लार्ज स्केल पे एडवर्टाइज करती हैं, मार्केटिंग करती हैं, तो मार्केटिंग एजेंसीज भी इनको डिस्काउंटेड रेट पे मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उससे भी एवरेज कॉस्ट कम होती है। टेक्निकल इकोनॉमीज में ये होता है कि दे यूज बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर मशीन्स दैट कैन आल्सो कट कॉस्ट एंड दे कैन आल्सो प्रोड्यूस ग्रेटर आउटपुट, रिफाइंड क्वालिटी, वेस्ट कट होता है, एवरेज कॉस्ट इससे भी डिक्रीज होती है। टेक्निकल इकोनॉमीज का टेक्नोलॉजी के साथ ताल्लुक है। रिस्क बेयरिंग इकोनॉमीज जिसे हम डाइवर्सिफिकेशन का नाम भी दे रहे हैं। रिस्क बेयरिंग इकोनॉमीज का मतलब है कि लार्ज बिजनेसेस कैन डाइवर्सिफाई इन द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन वन थिंग। एक बंदा है या एक बिजनेस है जो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाता है, तो सारी की सारी कॉस्ट उसी एक प्रोडक्ट की तरफ जाएगी। बट इफ इट डाइवर्सिफाइज, इट प्रोड्यूसेस वाइड रेंज ऑफ गुड्स, देन उसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो स्प्रेड हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेट्रोल स्टेशन पे जाएंगे तो उन्होंने साथ में कोई फूड चेन वालों को भी साथ रखा होता है, टायर शॉप वालों को भी साथ रखा होता है, ठीक है, सीएनजी, कार पार्क, कार वॉश भी रखा होता है। तो वो उसी स्पेस को यूटिलाइज करके इतने यूनिट्स पे जब डिवाइड करेंगे तो उसकी रेंटल कॉस्ट कम आ जाएगी ना उनको पर यूनिट। परचेजिंग इकोनॉमीज का जल्दी से मीनिंग बता दूं कि व्हेन लार्ज बिजनेस purchases goods and services and raw material in bulk in large quantities, it gets better trade discounts as well। देखिए जैसे एक छोटी सी शॉप पे भी जाएंगे ना, तो जो शॉप वाला बंदा होता है, सेलर होता है, वो आपको बताता है "भी इतनी क्वांटिटी लेंगे तो हम ये कॉस्ट लगाएंगे, अगर इससे ज्यादा लेंगे तो हम आपके लिए प्राइस कम कर देंगे"। ऐसे होता है ना, बल्क बाइंग पे आपको हमेशा बेनिफिट मिलता है। सो लार्ज बिजनेसेस भी बल्क बाइंग करते हैं और उनकी भी एवरेज कॉस्ट उससे कम हो जाती है। ठीक है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल को कल की क्लास में हम डिस्कस कर